06। यार सोनू, तेरे बाबा ने तो पूरे खेत में बिजूका की पूरी फौज खड़ी कर दी। रात में इन्हें देखो तो साला डर लगता है। अरे डरपोक, ये बिजूका जंगली गाय को भगाने के लिए है, इंसानों को डराने के लिए नहीं। पता नहीं यार, रात को जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे ये बिजूका आपस में बात कर रहे हों। अजीब सी मनहूसियत है इन पुतलों में। सही कहा तूने। पता है तुझे, कल जब मैंने अपनी खिड़की से देखा तो रोहन के खेत में खड़े ये बिजूका इतने डरावने लग रहे थे, बाप रे, ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैलाए खड़ा है और मुझे ही घूर रहा है। अरे बस करो तुम दोनों, क्या डरावना माहौल बना दिया तुम दोनों ने। रात बहुत हो गई है, चलो अब। बाबा कहते हैं ज़्यादा रात को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। चलो घर चलते हैं। और सुनो, कल समय से खेत पर आ जाना, याद है ना हमें कल क्या करना है। तीनों दोस्त बातें करते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रोहन, उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके बाबा ही उसकी पूरी दुनिया थे। शहर की भीड़ से बहुत दूर रोहन अपने बाबा के साथ अपने खेत में बने एक सुनसान घर में रहता था। वो जगह खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में एक चीख दबी हुई थी। वहीं शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। हाँ भाई, आ गए तुम दोनों। सामान साथ में लाए हो ना? हाँ भाई, ये देख कुदाल ले ली है। चल बता, करना क्या? आओ बताता हूँ। तीनों अपनी कुदाल लेकर एक पुराने से पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए, जो रोहन के खेत में ही खड़ा था। ये पेड़ देख रहे हो, ये मेरे दादाजी के पिताजी ने लगाया था। बाबा कहते हैं इस पेड़ के नीचे की जमीन बहुत उपजाऊ है, फिर भी वे इस जमीन में कोई भी बीज नहीं बोते। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। पेड़ के आसपास की जमीन खाली पड़ी रहती है। ऐसा क्या है यहाँ? पता नहीं यार, कल जब मैं यहाँ खुदाई करने गया तो बाबा ने मुझे रोक दिया और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वे किसी राज को छुपा रहे हों। यहाँ खोद कर देखते हैं, ऐसा क्या है यहाँ। पर रोहन, जब तेरे बाबा ने मना किया है तो हमें यहाँ नहीं खोदना चाहिए। पर मुझे देखना है इस पेड़ के नीचे आखिर ऐसा क्या राज दफन है। चलो खुदाई करते हैं। रोहन के सर पर जैसे जुनून सवार था। उसे ये देखने की उत्सुकता थी कि पेड़ के नीचे आखिर क्या है, लेकिन उसे नहीं पता था कि खुदाई के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तीनों ने उस पेड़ के नीचे काफी गहराई में खोद दिया। हाँ बस कर यार रोहन, कितना खुद पाएगा, हाथ दुखने लगे हैं। अरे रुकना, थोड़ा और खोदते हैं। तभी कुदाल मिट्टी में किसी चीज से टकराई और जोर की आवाज आई। अरे वाह रोहन, कोई आवाज आई। लगता है नीचे कुछ है, देख तो जरा। हाँ, आवाज तो आई थी। रुक, मैं मिट्टी हटाकर देखता हूँ। रोहन ने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना मिट्टी का संदूक दिखाई दिया, जिसके ऊपर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। संदूक को देखकर तीनों कुछ असमंजस में पड़ गए। रोहन रुक जा, मुझे लगता है हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। ये तो देखने में ही अजीब लग रहा है। डरता क्यों है? देखते हैं इसमें क्या है। क्या पता कोई खजाना छुपा हो। खजाना? बात तो सही है, देखना कितना रहस्यमय लग रहा है। खजाना ही होगा इसके अंदर। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा। रोहन ने उस संदूक को खोल दिया। संदूक के खुलते ही तीनों सन्न रह गए। उसके अंदर से सड़े हुए कपड़ों की बदबू आ रही थी। संदूक के अंदर खून के धब्बों से सने फटे पुराने काले कपड़े और बेहद डरावना अजीब सी मुस्कान वाला लकड़ी का मास्क और एक जंग लगा हुआ लेकिन तेज धार वाला चाकू था। वो संदूक के खुलते ही रोहन का मोती जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे संदूक के सामान को देखकर कुछ आभास हो रहा था। भाई साहब, ये किसका सामान है यार? ये मास्क तो देख, कितना भयानक है। अरे ये मोती से देखकर भौंक क्यों रहा है? पता नहीं मोती क्या हुआ। जा घर जा, जा यहाँ से। मुझे लगता है शायद किसी नाटक मंडली का होगा। अरे सुन, क्यों ना इससे एक नया बिजूका बनाए। ऐसा बिजूका जिसे देखकर जंगली जानवर तो क्या, इंसान भी खेत में घुसने की हिम्मत ना करे। नहीं यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है।
मुझे तो ये सामान मनहूस लग रहा है। ऐसा लग रहा है जब से ये संदूक खुला है एक अजीब सी मनहूसियत हवा में घुल गई है। चलना डरपोक, तू भी बड़ा ही डरपोक है लैला। नहीं मेरे भाई, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे ये सामान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इससे बिजुका बनाने के बारे में सोचना भी मत। तू डरपोक नहीं है ना, तो फिर ठीक है। चल, आज शाम को हम पुराने काली पहाड़ी वाले किले में चलेंगे। अगर तू वहां जाने से नहीं डरा तो हम मान लेंगे कि तू डरपोक नहीं है और वापस आकर इस सामान से बिजुका बनाएंगे। क्यों मजनू? हाँ, बिल्कुल ठीक। चल साबित कर कि तू डरपोक नहीं है। नहीं मजनू रोहन, मैं डरपोक नहीं हूँ। ठीक है, चलो फिर आज रात को ही उस किले के अंदर चलो। तीनों गांव के पास वाली पहाड़ी पर बने उस किले की तरफ निकल गए। वो किला अब खंडार बन चुका था। कहते हैं कि उस किले में एक तांत्रिक रहता था और आज भी उस तांत्रिक की आत्मा किले के अंदर ही बंद है। इसीलिए गांव वाले उस किले को भूतिया किला कहते हैं और कोई भी उस किले के आसपास नहीं जाता। लेकिन आज बाप रे, कितना सन्नाटा है यहाँ। लैला, तुझे डर तो नहीं लग रहा? रोहन, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था यार, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। चलो यहाँ से। रुकना डरपोक, चलते हैं। तभी अंधेरे को चीरती हुई किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? कौन है वहाँ? उन्हें वहां एक दीवार के पीछे से वही लकड़ी का मास्क झांकता हुआ नजर आया, लेकिन वो मास्क हवा में तैर रहा था। भागो रोहन, ये तो वही मास्क है। मैंने कहा था यहाँ आना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से जल्दी। मुश्किलें से भागते हुए बाहर आ गए और हांफते हुए अपने खेत पर पहुंच गए। वो संदूक और सारा सामान अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था। अरे ये सामान और ये देखो, वो मास्क तो यहीं पर है। तो वहां किले में वो क्या था? मुझे लगता है वो हमारा वहम था। ये संदूक वाली बात हमारे दिमाग में घूम रही है, इसलिए शायद ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है मजनू। अगर वो हमारा वहम होता तो तीनों को एक साथ वो मास्क कैसे दिखाई देता? बोलो। बात तो सही है। तो वो क्या था? अरे पर मास्क तो यहीं पर है। जो भी हो, छोड़ो, हम इस सामान से बिजुका बनाते हैं। चलो। डर को भगाने के लिए वे तीनों उसी रात उस सामान से एक भयानक बिजुका बनाने में लग गए और उन्होंने बिजुका खेत के बीचों बीच गाड़ दिया। अब खेल शुरू हो चुका था। दूसरी रात रोहन के बाबा घर के बाहर खटिया पर सो रहे थे। उनका कुत्ता मोती बड़ी बेचैनी से वहीं घूम रहा था। रोहन भी वहीं पर बैठा आग सेक रहा था। रोहन, आज हवा का रुख कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जानवरों की आवाजें भी बंद हैं। हाँ बाबा, मुझे भी अजीब सी घबराहट हो रही है, वो किले से आने के बाद से। क्या? कौन सा किला? बाबा की बात पूरी होने से पहले ही जंगल की ओर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जानवर दर्द से तड़प रहा हो। मोती उस ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और खेत के उस हिस्से की तरफ भागा जहां रोहन का बनाया हुआ बिजुका खड़ा था। मोती, मोती, वापस आ, उधर मत जा, मोती। देर तक मोती के भौंकने की आवाज रोहन को सुनाई देती रही और फिर एकदम से बंद हो गई और फिर से सन्नाटा छा गया। रोहन घबरा गया। मोती, मोती, बाबा मोती, उसकी आवाज बंद हो गई। अभी तो भौंक रहा था, अचानक चुप क्यों हो गया? कुछ नहीं बेटा, कोई जंगली जानवर होगा, तू घबरा मत। अरे कुत्ता है, सुबह तक लौट आएगा। तेरे बिना रह नहीं सकता ना, वो आ जाएगा। तू अंदर चल, सो जा। बाबा ने उसे दिलासा तो दिया, लेकिन उनकी आंखों में वो डर था जो पहले कभी नहीं दिखाई दिया। और मोती
वो कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह चारों तरफ कोहरा छाया था और रोहन की आंखें मोती को ढूंढ रही थीं। बाबा, मैं मोती को ढूंढने जा रहा हूँ। मोती को ढूंढते हुए रोहन खेत पर गया। उसने देखा कि सारे बिजुका टूटे फूटे पड़े हैं। अरे, ये किसने किया? इतनी तबाही? कौन आया था यहाँ? फिर वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसने नया बिजुका बनाया था। ये क्या? वो बिजुका कहाँ गया जो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था? यहाँ तो सिर्फ तो खाली जगह है। वो बिजुका कहाँ गया? लेकिन तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर पड़ी। उसे ऐसा लगा कि वहां कुछ है। वो जैसे ही पास गया, उसकी चीख निकल गई। मोती? नहीं, मोती ये किसने किया? सामने मोती की लाश पड़ी थी। उसका सिर धड़ से अलग था, किसी धारदार हथियार से कटा हुआ था। वो दृश्य बहुत डराने वाला था। रोहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो किसी जानवर का काम नहीं था, बल्कि किसी शैतान का काम था। उसी रात रोहन अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसके बाबा अपनी बंदूक साफ कर रहे थे। हाँ, वो कौन था? कोई तो था वहां। बाबा, खेत में कोई है। मैंने अभी वहां किसी की परछाई देखी। अरे वहम होगा तेरा। इतनी रात को भला कौन आएगा? नहीं बाबा, कोई तो है वहां। मैं जाकर देखता हूँ। ये वही होगा जिसने मेरे मोती को मार डाला। मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही रोहन ने लालटेन की रोशनी खेत की तरफ की, उसने देखा गेहूं की फसल के बीच एक लंबा चौड़ा साया हो रहा था। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। वो वही बिजुका था, वही फटे कपड़े, वही डरावना मास्क। लेकिन अब वो खूंटे पर नहीं था, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा था। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, वो देखिए, वो बिजुका, वो उसे हमने बनाया था। वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? वो अपने पैरों पर चल रहा है। बाबा बाबा भागकर घर के अंदर गए और अपनी बंदूक लेकर बाहर आए। उसके मुंह से अजीब सी घुरघुराहट की आवाज आ रही थी। बाबा, ये वही है। मैंने मजनू और लैला के साथ मिलकर उस पुराने पेड़ के नीचे खुदाई की तो वहां से कुछ सामान निकला था। हमने उसी से इसे बनाया था। ये मुखौटा, ये वही है। ये जिंदा कैसे हुआ? क्या है ये? क्या तुम लोगों ने अनर्थ कर दिया बेटा? बाबा ने उस बिजुका पर गोली चला दी। गोली चलते ही बिजू नीचे गिर गया। बाबा, वो मर गया? इससे पहले बाबा कुछ कह पाते, बिजू का अमानवीय गति के साथ उठ खड़ा हुआ। रोहन पीछे हट। रोहन भाग, ये इंसान नहीं है। बिजुका ने बिजली की तेजी से बाबा की तरफ झपटा और उनकी पीठ में चाकू उतार दिया। भाग रोहन, रोहन भाग, भाग जा यहां से। सुबह होने तक छुप कर रहना, किसी पर भरोसा मत करना। भाग। नहीं बाबा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी बिज्जू का बाबा के ऊपर झपट पड़ा और हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। बाबा, मैं रोहन ने वो मंजर देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। रोहन बदहवास दौड़ता हुआ मजनू के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। घर के अंदर सन्नाटा था। मजनू, मजनू कहाँ है तू? दरवाजा बंद कर, वो आ रहा है। मजनू, कहाँ है तू? मजनू, काका, काकी। रोहन को कोई जवाब नहीं मिला। वो भागकर आंगन में पहुंचा। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उसकी आवाज गले में ही घुट गई। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। छत की बलियों से
3 लाशें लटक रही थीं, मजनू और उसके माता पिता की। उनके शरीर ऐसे लटके हुए थे जैसे खेत में बिजूका लटकाए जाते हैं। उनके शरीर के मांस जगह जगह से नोच लिया गया था। बिजूका ने उन्हें मारा नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी तरह बना रहा था। आखिर कौन था वो? ये सवाल रोहन के मन को परेशान कर रहा था। रोहन किसी तरह भागकर लैला के घर पहुंचा। लैला और उसके पिता डरे हुए बैठे थे। लैला, वो बिजूका। पता है रोहन, चुप रहो, वो यहीं आसपास है। रोहन, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने उस संदूक को खोलकर कयामत को दावत दे दी है। काका, आखिर वो क्या चीज है? उसने मेरे बाबा और मजनू के परिवार को भी मार डाला। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो कोई साधारण बिजूका नहीं है, वो भैरवनाथ है। 20 साल पहले इस इलाके में एक पागल तांत्रिक रहता था। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अमावस की रात को लोगों की बलि देता था। वो उसी किले में रहता था जहां तुम लोग गए थे। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे उसी के किले में घेर लिया। गांव वालों ने उसे मारकर उसके सामान, कपड़े, चाकू और उसके मास्क, जिसे वो बलि के समय पहनता था, उसके साथ एक संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ दिया था, ताकि उसकी आत्मा कभी बाहर ना आ सके। तुमने उसे आजाद कर दिया। पुजारी ने चेतावनी दी थी, अगर उसकी आत्मा वापस लौटी तो उसे शरीर की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी देह खुद चुनेगा। और उसने चुन ली वो बिजूका रात। रोहन, लैला और उसके पिताजी घर के सबसे अंधेरे कोने में दुबके रहे। बाहर ठंडी हवा के साथ उस खूनी बिजूका के कदमों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। वो उन तीनों को ढूंढ रहा था। हर पल मौत का साया उन तीनों पर मंडरा रहा था और रोहन के कानों में बस उसके बाबा की आखिरी बात गूंज रही।